नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज 22 सितंबर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दें कि चीन से तनातनी के बीच लद्दाख में राफेल विमान पूरी रात गरजते रहे। राफेल और मिराज LAC एयर स्पेस पर दिन रात हो रही है एयर कॉम्बैट पेट्रोलिंग। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें पूरी रात राफेल गरजे हैं। इस बीच अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। और इस बीच राफेल ने भी उड़ान भर दी है और रक्षा मंत्री के ऐलान के बाद बातचीत के बीच कई बेहद महत्वपूर्ण बैठक भी हो रही है। और इस बीच आपको बता दें कि बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रूस ने चीन पर तान दी है मिसाइल और सैनिकों को तैनात कर दिया है चीन की सीमा पर। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल बेलारूस ने व्लादिमीर पुतिन को झटका दिया, रूस और चीन में बढ़ सकता है तनाव। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। इस बीच चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर भारत चीन के बीच लद्दाख में कोर कमांडर स्तर की भी एक बार फिर से हुई वार्ता में क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल के आई है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच मोदी सरकार ने कर दिया बड़ा खेल, दिया भारत चीन को कूटनीतिक करारा जवाब। आर्थिक मदद मालदीव का करके भारत के पाले में किया एक और देश को चीन को लगा बड़ा झटका, अलग थलग हो रहा चीन। तो सब कुछ खबरें जानेंगे एक एक करके देश दुनिया के। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, मजबूत नेतृत्व में चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा भारत की तरफ से और इंडियन आर्मी पे आपको पूरा गर्व है और विश्वास है, तो कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि चीन से तनातनी के बीच रात भर गरजते रहे राफेल और मिराज फाइटर जेट। पूरी रात होती रही एयर कॉम्बैट पेट्रोलिंग, जबरदस्त तनाव LAC पर बढ़ गया है। आपको बता दें कि LAC पर चीन से चल रही तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट्स राफेल अब ले लद्दाख के आसमानों में दिन रात कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग करते देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 4 महीनों से, यानी जब से पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन से टकराव शुरू हुआ है, तभी से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान LAC के करीब एयर स्पेस पे कॉम्बैट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगले 102 दिनों के अंदर, जब से भारत ने राफेल को लेकर चीन की 20 से ज्यादा चोटियों पर कब्जा किया है, तब से तनाव और बढ़ गया है। और आपको बता दें कि चीन लगातार युद्धाभ्यास खास करके LAC पर, तिब्बत से सटे इलाकों पर युद्धाभ्यास कर रहा है। ऐसे में भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तत्काल एक्शन फोर्स तैनात की गई है, रैपिड एक्शन फोर्स। बीच आपको बता दें कि LAC पर लद्दाख और मिराज फाइटर जेट उड़ाने भी भर रहे हैं, बड़े पैमाने पर तोपों को भी लगा दिया गया है। इसके साथ ही चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का भी रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमारी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी देश हमारी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करेगा उसको कड़ा और बड़ा संदेश दिया जाएगा। भारत की तरफ से करारा जवाब देने के लिए हमारी सेनाएं तैयार हैं। दरअसल आपको बता दें कि राफेल विमान शामिल होने के बाद और चीन द्वारा गीदड़ भपकी दिए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक और ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी कीमत पर इंडियन आर्मी पीछे नहीं हटने वाली है। चीन के तमाम जगहों पर, खास करके 20 से ज्यादा चोटियों पर कब्जा करने के बाद इंडियन आर्मी पूरी आक्रामकता के मूड में है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि रूस ने तान दी है चीन पर मिसाइल, लगा दिया है हजारों अपने सैनिकों को चीन की सीमा पर। जी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि एक बार फिर से रूस और चीन के बीच टकराव बढ़ सकता है। दरअसल दुनिया जहां एक तरफ कोरोना वायरस से जूझ रही है, तो वहीं चीन तमाम पड़ोसी देशों पर कब्जा ही करने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि भारत से तो टकराव बढ़ ही रहा है, लेकिन इस बीच पड़ोसी देशों की जमीन कब्जा करने के साथ ही रूस पर भी उसने अपनी बुरी नजर डाल दी है। यही कारण है कि आपको बता दें कि सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक रूस ने पूर्वोत्तर राजनीतिक दिशा में तनाव का हवाला देते हुए चीनी सीमा के पास अपने प्रांत के सुदूर सैन्य ताकतों को बढ़ा दिया। दरअसल आपको बता दें कि ये मामला निकल के आ रहा बेलारूस में, जहां पर व्लादिमीर पुतिन को झटका मिला और इस बीच रूस और चीन में टकराहट भी पूरी
तरीके से बढ़ गई। दरअसल बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको जन विद्रोह से बचाने में लगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मिस्र से बड़ा झटका लगा। बेलारूस ने रूस के कर्ज नहीं देने पर चीन के साथ डील कर लिया और चाइना डेवलपमेंट बैंक से $50 करोड़ कर्ज ले लिया है। इससे पहले रूस ने बेलारूस के $60 करोड़ के कर्ज देने के अनुरोध को ठुकरा दिया है। रूस ने पैसे नहीं देने पर बेलारूस के वित्त मंत्री मॉक्सिस ने चीन से बात की और लोन लिया है। इसके साथ ही बेलारूस ने रूस को यह भी संदेश दे दिया है कि उसे मॉस्को के पैसे की जरूरत नहीं है। मॉक्सिस ने कहा है कि हमारे वित्त पोषक के रूप में रूस के लोन पर विचार नहीं किया जा रहा है। ऐसे में जिस तरीके से चीन ने अब दुश्मन देश का साथ दिया है, खास करके रूस के दुश्मन देश का साथ चीन ने दिया है, ऐसे में रूस और चीन आमने सामने हो सकते हैं इस मसले को लेकर भी। और आपको बता दें कि पीएम मोदी से बातचीत, और तीसरी बात यह कि चीन की बुरी नज़र रूस के कई इलाकों पर, इस वजह से रूस ने भी अपनी मिसाइलों को चीन की सीमा पर लगाना शुरू कर दिया है और बड़े पैमाने पर यानी हजारों से ज़्यादा सैनिकों को भी चीनी सीमाओं पर लगाना रूस ने शुरू कर दिया, जो कि चीन के लिए खतरे की घंटी। हम चलते हैं अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के बीच भारत चीन के बीच लद्दाख में कोर कमांडर स्तर की हुई बातचीत, पहली बार शामिल हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी। दरअसल भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों ने सोमवार को पूर्वी लद्दाख में भारतीय विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी और मोल्डो में तनाव को कम करने को लेकर भी बैठक की है। आपको बता दें कि लेसी पर हुई बैठक में पहली बार संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी भी शामिल हुए। ये जानकारी शामिल मामले को जानने वाले अधिकारियों ने भी दी है। दोनों पक्षों के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता सोमवार सुबह 9 बजे शुरू हुई है। हालांकि आपको बता दें कि बैठक कितनी सफल रही है, इसको लेकर किन किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं, देर रात तक इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है। अधिकारियों ने इस नाम न छापने की शर्त पे सहयोगी अखबार को बताया है कि अधिकारियों में 2 भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल शामिल थे जिनमें बातचीत में हिस्सा लिया था। एक हरिंदर सिंह जो लेह स्थित 14 कोर के प्रमुख और दूसरे उनके उत्तराधिकारी पीजी के मेमन अगले महीने कोर कमांडर के रूप में अपना एक नाम भी कार्यकाल पूरा करने की मदद में मेमन लेह में सिंह की जगह लेंगे। मेनन ने भी सोमवार को हुई इस वार्ता में शामिल हुए थे। आपको बता दें लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन कल जो बड़ी अपडेट आई कि बातचीत के दौरान फायरिंग की घटनाएं देखने को मिली, जिसके बाद राफेल विमान पर भी पूरी तरीके से सीमा और लद्दाख पर गरजने लगे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि भारत ने चीन को दिया कूटनीतिक बड़ा झटका, आर्थिक मदद मालदीव की कर अब किया अपने पाले में। जी हाँ, चीन को लगी बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने मालदीव को आर्थिक संकट से उबरने के लिए $25 करोड़ लगभग 1840 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। इस सहायता के बाद मालदीव और भारत के रिश्ते मजबूत होंगे। आपको बता दें कि इससे चीन की चिंता बढ़ गई है। दरअसल चीन ने मालदीव को अपने कर्ज की वापसी के लिए $1 करोड़ 74 करोड़ रुपए की किस्त देने के लिए नोटिस दिया है और अब मालदीव चीन के कर्ज की किस्त चुका सकेगा। भारत की ओर से मालदीव को दी गई इस आर्थिक मदद पर वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने भारत का आभार भी जताया और ट्विटर के जरिए मालदीव को किसी मित्र की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने भारत का प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, नेपाली बैंकों ने अमेरिका को दिया धोखा, ईरान और चीन को भेज दिया संदिग्ध पैसे। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन के इशारे पर बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर चीन के इशारे पर नाच रहे नेपाल के बैंकों और कंपनियों ने अब अमेरिका के साथ पंगा लेना शुरू कर दिया है। ईरान और चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों की काट के लिए नेपाली बैंकों की मदद मांगी है। नेपाली बैंकों ने भी परिणामों की परवाह किए बगैर इस अमेरिकी विरोधी कार्रवाई से चीन की खुलकर मदद करने लगे हैं। इन नेपाली बैंकों और कंपनियों ने विदेशों से मिले संदिग्ध पैसों को चीन और ईरान को ट्रांसफ़र भी करना शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय खोजी पत्रकारों के समूह ने खुलासा किया कि नेपाल की कंपनियां और बैंक ने ईरान और चीन की मदद के लिए अमेरिका को धोखा देने का प्रयास किया है। अमेरिका ने ईरान और चीन के खिलाफ कई व्यापार प्रतिबंध भी लगा दिए हैं, जिसकी काट निकालने के लिए तेहरान और पेइचिंग ने नेपाल का इस्तेमाल भी किया है। पत्रकारों ने इस रिपोर्ट को अमेरिका की वित्तीय लेन देन पर नज़र रखने वाली संस्था के गोपनीय दस्तावेज के आधार पर भी तैयार किया है। आपको बता दें कि इसे फिशनेस फाइल्स भी कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर 2006 से 2017 के बीच नेपाल के
9 बैंक, 10 कंपनियों और नेपाल में विभिन्न लोगों ने सीमा पार व्यापार के नाम पर संदिग्ध पैसों का लेन देन किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही, राफेल उड़ाएंगी भारत की बेटियां। भारतीय वायुसेना के गोल्डन एरो बेड़े में जल्द शामिल होंगी पहली महिला पायलट। जी हां, आपको बता दें कि यदि सब कुछ योजना के मुताबिक चलता रहा तो जल्द ही देश की बेटियां राफेल विमानों को उड़ाती हुई नजर आएंगी। वायुसेना की एक महिला लड़ाकू पायलट गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल होंगी। हाल ही में इस स्क्वाड्रन में राफेल विमानों को शामिल किया गया था। सूत्रों ने सोमवार को बताया है कि ये महिला पायलट राफेल विमान उड़ाने की ट्रेनिंग ले रही हैं। इससे पहले मिग-21 लड़ाकू विमान उड़ती भी रही थी। आपको बता दें कि महिला पायलट को राफेल फ्लाइट के लिए अंतरिक्ष चयन प्रक्रिया द्वारा चुना गया है। केंद्र सरकार ने बीते शनिवार को राज्यसभा में बताया था कि 1 सितंबर 2020 तक भारतीय वायुसेना में महिला अधिकारियों की संख्या 1875 हो गई और इसमें 10 महिला अधिकारी फाइटर पायलट हैं, जबकि 18 महिला अधिकारी नेविगेटर हैं। लेकिन अब राफेल के लिए अलग से प्रशिक्षण महिलाएं कर रही हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इन महिलाओं के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि इंडिया इन पर गर्व करता है और अब ये राफेल उड़ाने जा रही है। चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की कारगुजारियों पर भड़का शिरोमणि अकाली दल ने पाकिस्तान हाई कमीशन के आगे किया जोरदार प्रदर्शन। जी हाँ, दरअसल शिरोमणि अकाली दल द्वारा कल पाकिस्तान में गुरुद्वारा पंजाब साहिबा की हैंड ग्रंथी की बेटी को अगवा करने के खिलाफ पाकिस्तान हाई कमीशन के आगे जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि रोज प्रदर्शन करने के साथ मांग की गई है कि अगवा की गई बुलबुल कॉल को तुरंत वापस किया जाए। आपको बता दें कि अकाली नेताओं पाकिस्तानी हाई कमीशन को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। एक रोज प्रदर्शन में शामिल संगत में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष मजिंदर सिंह सिरसा व शिरोमणि अकाली दल के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष हरसीम सिंह कालकावान ने नेताओं ने भी संबोधित किया और मांग की है कि लड़की बुलबुल कौर को तुरंत रिहा करके परिवार के हवाले किया जाए। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर पाकिस्तान को करारा मैसेज दिया गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। चीन के मुकाबले भारत को आर्थिक ताकत। कई साल में पहली बार भारत ने चीन को स्टील का शुद्ध निर्यात किया। अप्रैल अगस्त के दौरान चीन से कुल आयात भी 27% कम हुआ। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि चीन के मुकाबले भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को बताने वाले 2 खबरें सोमवार को एक साथ सामने आई हैं। एक तो कई साल बाद भारत ने चीन को स्टील निर्यात वहां से होने वाले आयात के मुकाबले ज़्यादा किया है। दूसरा, इस कारोबारी साल के पहले 5 महीनों में चीन में हुए सभी प्रकार के आयात को कुल 27% की गिरावट भी आई है। क्रिसल रिसर्च ने सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कई सालों में पहली बार भारत अपने पड़ोसी आक्रामक देश चीन के लिए स्टील का शुद्ध निर्यातक बना है। अप्रैल से अगस्त के बीच भारत ने अपना 70% सेमी फिनसील्ड स्टील और 28% फिनसील्ड स्टील को चीन को बेचा है। इस दौरान कुल उद्घाटन में से भारत ने 60 से 80% स्टील का निर्यात भी किया है। इसमें से चीन को सबसे ज़्यादा निर्यात भी हुआ है। चीन में आपूर्ति प्रभावित होने और वैश्विक आयरन और प्राइस में उछाल के कारण इन 5 महीनों में स्टील का आयात भी बढ़ा है। चीन अपनी ज़रूरत का 90% से ज़्यादा आयरन और आयात से हासिल करता है। फरवरी से जून के बीच वैश्विक स्टील प्राइस में गिरावट और आयरन की ओर से प्राइस में उछाल के कारण भी चीन ने सेमी फिनसील्ड स्टील का भी आयात बढ़ा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, चीन की नई चाल, अमेरिका को नेपाल की मदद से दे रहा है चकमा। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि चीन को बड़ा झटका, नेपाल को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। दरअसल चीन के साथ जितना नेपाल घुल मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा झटका चीन को भी लगता दिख रहा है। आपको बता दें, नेपाल में चीन घुस गया है और ओली के उड़ गए हैं होश। बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम भी कर चुका है। दरअसल आपको बता दें कि चाइना नेपाल के साथ एक तरफ जहां अपने संबंध मजबूत करने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन इसकी आड़ में अपनी चाल चलता जा रहा है। खबर है कि चीन ने अब नेपाल के हुमला की ज़मीन पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। चीन ने हुमला में 9 बिल्डिंगें बना ली हैं। हुमला के सहायक मुख्य जिला अधिकारी दल बहादुर हमाल ने स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के आधार पर 30 अगस्त 9 सितंबर तक यहां पर लापचा लिम्बी क्षेत्र का निरीक्षण किया। यहां पर
बिल्डिंगों को देखकर पूरी तरीके से होश फाख्ता हो गए हैं नेपाल के। लेकिन अब नेपाल करे तो क्या करे, कुछ बोल भी नहीं सकता है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें यूपी में फिल्म सिटी को लेकर एक्टिव हुई योगी सरकार, रजनीकांत समेत 25 हस्तियों को बुलाया। जी हाँ, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यूपी में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा करने के बाद सरकार के अधिकारी एक्टिव मोड में आ गए हैं। इसी क्रम में योगी सरकार की ओर से साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत समेत 25 बड़ी फिल्म हस्तियों को पत्र लिखकर बुलाया गया है और फिल्म सिटी बनाने को लेकर सुझाव भी मांगे गए हैं। यूपी सरकार के अधिकारी उन्नीस अवस्थित इस मामले पर सौंदर्य राजनीति को चिट्ठी भी लिखी गई है। चिट्ठी में कहा गया है कि यूपी सरकार फिल्म सिटी बना रही है, ऐसे में आपके द्वारा अगर सुझाव मिलेंगे तो वो फायदेमंद होंगे। आपको बता दें कि कई लोगों को चिट्ठियां लिखी गई हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा में एक भयंकर फिल्म सिटी का निर्माण, जो कि मुंबई फिल्म सिटी से भी बड़ा होने वाला है, उसको करने वाले हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें अयोध्या में बन रही मस्जिद में न गुंबद होगा और न ही मीनारे। जी हाँ, दरअसल अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद कॉम्प्लेक्स के लिए विस्तृत योजनाओं पर काम भी शुरू कर दिया गया है। खास बात यह है कि अयोध्या में बन रही मस्जिद में गुंबद और मीनारें नहीं होंगी। धन्नीपुर में बन रही मस्जिद का आकार चौकोरा हो सकता है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन IICF के सचिव और प्रवक्ता अतहर हुसैन सिद्दीकी ने कहा है कि अयोध्या के धन्नीपुर गांव में 15,000 वर्ग फीट क्षेत्र में मस्जिदें बनाई जा रही हैं। आर्किटेक्चर प्रोफेसर MM अख्तर ने बताया है कि धन्नीपुर मस्जिद के इस्लामिक कल्चरल के तहत डिजाइन भी तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें कि MS अख्तर ने बताया है कि ट्रेडिशनल इस्लामिक आर्किटेक्चर में गुंबद और मीनार का प्रयोग भी नहीं होता है, इसलिए वो इस बार अयोध्या में बन रही मस्जिद की अलग आकार भी होगा। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों के लिए जारी किया 3 लाइन व्हिप, सरकार का समर्थन करने के निर्देश। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसदों के लिए 3 लाइन की व्हिप जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने सांसदों से कहा है कि मंगलवार को सदन में मौजूद रहें और सरकार के कदम का समर्थन करें। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सरकार का उच्च सदनों में कृषि संबंधी तीसरा विधेयक पेश कर सकती है। वहीं यह विधेयक पहले सोमवार को ही पेश किया जाना था, लेकिन विपक्षी सांसदों की निलंबन के बाद से ही संसद में हंगामा जारी रहा, जिसके चलते सदन की कार्रवाई के बीच से 4 बार स्थगित करना पड़ा। इसके बावजूद भी जब शांति कायम नहीं हो सकी तो सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। लेकिन आज माना जा रहा है कि फिलहाल सभी राज्यसभा सदस्यों को बीजेपी ने रहने का ऐलान कर दिया है और इस बीच बड़ा बिल भी पास हो सकता है राज्यसभा से। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें जहां पर संजय सिंह सहित 8 विपक्षी सांसद मानसून सत्र के शेष अवधि के लिए पूरी तरीके से निलंबित कर दिए जाने के बाद कल पूरी रात संसद परिसर में धरना दिया है, गाना गाकर जताया विरोध। जी हाँ, संसद सत्र के 8वें दिन सोमवार को राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे का मुद्दा उठा और इसके बाद सभापति वेंकैया नायडू ने 8 विपक्षी सांसदों को खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको 1 हफ्ते के लिए पूरी तरीके से निलंबित कर दिया है। निलंबित होने के बाद भी विपक्षी सांसद सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेते रहे और हंगामा करते रहे। इसके कारण राज्यसभा की कार्रवाई को 3 बार स्थगित करना पड़ा है। निलंबित सदस्य सदन के बाहर भी नहीं आने पर अड़े हैं। परिणाम स्वरूप राज्यसभा की कार्रवाई को मंगलवार सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और आज से ये राज्यसभा चलने वाली है। मोदी सरकार ने फिलहाल कहा है कि आज किसानों के हित में है ये बिल और लगातार गुमराह कर रही हैं विपक्षी पार्टियां, लेकिन इस देश का किसान आने वाले समय में बता देगा कि वो जो बिल है वो विरोधी नहीं है, किसान विरोधी नहीं है। हम चलते हैं अगली अपडेट। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में किसानों को बड़ा सौगात देते हुए गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 50 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1975 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति की बैठक में इसका निर्णय लिया गया और लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी घोषणा भी की है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि यूपी के औद्योगिक प्रदेश बनाने का महाअभियान शुरू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान।
दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी को औद्योगिक प्रदेश बनाने का महा अभियान शुरू हो गया है। वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश में निवेश का उत्तम वातावरण सृजित करने के लिए शुरू से ही प्रयासरत रही है। 3 सालों से बहुत कुछ बदलाव हुआ है, बदलाव की प्रक्रिया जारी रहेगी। बेहतर कानून व्यवस्था सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए नई औद्योगिक नीति का नतीजा है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 12% पायदान पर नंबर 2 पर आ चुके हैं। फरवरी 2018 की इन्वेस्टर समिट में बदले माहौल और नीतियों का नतीजा जारी भारी निवेश के रूप में देखा गया और उद्यमियों को स्वागत करते हुए आपको बता दें कि योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया। तो दोस्तों आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।